हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास जानकारी के स्रोतों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कल हमने बताया कि इतिहास जानकारी के प्रमुख स्रोतों में आपके पुरातात्विक स्रोत हैं और पुरातात्विक स्रोत में हमारे प्रमुख जो है सिक्के अर्थात मुद्राएं और अभिलेख आते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कल हमने आपको बताया सिक्कों के बारे में कि सिक्के हमारे जो प्रमुख सिक्के अलग अलग धातुओं में पाए गए, धातुओं में बनाए गए सॉरी। और ये जो सिक्के थे शुद्ध रूप से स्वर्ण सिक्के, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, इन सब का प्रचलन कैसे, कब, किसके द्वारा चलाया गया। इसी कड़ी में दो चीज़ें और बताना चाहूँगी कि जैसे सिक्कों के बारे में हमने अध्ययन किया तो उसमें कुछ और एक दो चीज़ें और बता देती हूँ कि जैसे कि शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्कों के बारे में भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि शीशे के सिक्के किसने चलाए। तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए और फिर उसमें आते हैं चमड़े के सिक्के। ठीक है, तो चमड़े के सिक्के जो है आप हुमायूं काल में देख सकते हैं कि हुमायूं के द्वारा जो है उन्होंने युद्ध में, उसकी एक कहानी है, तो हुमायूं के समय चमड़े के सिक्के चलाए गए। ठीक है, तो ये तो कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन थे सिक्कों के बारे में। आइए, आज हमारा टॉपिक है अभिलेख, अर्थात जिसे हम पूरा लेख भी कहते हैं, और अभिलेख पढ़ने के शास्त्र को एपिग्राफी कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि अभिलेख, हमारे प्राचीनतम अभिलेख। देखिए अभिलेख क्या है, पहले सबसे बड़ा पहले तो ये जानिए। देखिए जो हमारे पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं उसमें अभिलेख जो हैं उन साक्ष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए अभिलेखों से हमें पुराने या वैदिक या कह सकते हैं कि पाश्चात्य जो है इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हमारा जो पुराना या प्राचीन इतिहास कैसा था। इन अभिलेखों में अब देखिए अभिलेख भी भिन्न भिन्न प्रकार के मिले हैं, अभिलेख भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसका एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगी जिससे कि आप लोग को अभिलेखों के बारे में जानकारी हो जाएगी कि अभिलेख के कितने प्रकार हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं कि प्रमुख अभिलेख और अधिकतर जो है अभिलेख, जो अभिलेखों से संबंधित किन किन अभिलेखों से क्वेश्चन पूछते हैं आज उसे ही हम देखते हैं। तो देखिए अभिलेख जैसे कि क्या है कि जो अभिलेख अर्थात इसमें ऐसे लेख लिखवाए गए, खुदवाए गए, ठीक है, लिखवाए गए या खुदवाए गए जो उस समय की स्थिति को बताते हैं। ये अभिलेख जो हैं, इनकी जो अभिलेख लिखने की जो लिपियां थीं अधिकतर ब्राह्मी, खरोष्टी लिपियों का प्रयोग किया गया, संस्कृत की लिपियों का प्रयोग, संस्कृत का प्रयोग किया गया। तो ये कह सकते हैं प्राकृत का और प्राकृत के, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ में प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये अभिलेखों से हमें प्राचीन या कह सकते हैं कि परंपरागत या कह सकते हैं कि पाश्चात्य इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से अभिलेख तो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए देखते हैं कि जो प्राचीनतम अभिलेख कौन कौन से पाए गए। ठीक है, अगर हम अभिलेख का नाम लेते हैं तो उसमें अभिलेख में सबसे पहले हमारे दिमाग में किसकी तस्वीर आती है? अशोक की, है ना। सम्राट अशोक के बारे में सबसे पहला हमारा फोकस जाता है। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक ने सबसे ज़्यादा 40 से भी ज़्यादा जगहों से उनके अभिलेख पाए गए और अलग अलग प्रकार से, कुछ कहीं पे शिलालेख पाए गए, कहीं पे ताम्रलेख पाए गए, कहीं पे गुहालेख पाए गए, है ना। इस तरह से इनके अभिलेख पाए गए जिसमें इन्होंने अपने राज शासन व्यवस्था की, राजा कैसा होना चाहिए, राजा का जो है कह सकते हैं कर्तव्य क्या होना चाहिए, राज्य में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, राजा का धर्म क्या होता है, धम्म के बारे में बताया। तो इसीलिए अशोक का रिलेशन अभिलेख से अगर हम जोड़ते हैं तो कहीं गलत नहीं होगा। फिलहाल वो तो एक अलग सी क्लास होगी आपकी अभिलेख के बारे में अशोक की, ठीक है, जिसमें हम अशोक के अभिलेख बता देंगे, अशोक अभिलेख कितने प्रकार के हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये एक बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, तो उसको हम दूसरे क्लास में, फिलहाल यही क्लास हम लोग आज देखते हैं, जिसमें देखिए सब जो हमारा जो बोजक कोई अभिलेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोजक कोई अभिलेख जो है
700 ईसा पूर्व में इसका कह सकते हैं कि ये पाया गया, या कहाँ पे, मितवी शासकों के द्वारा बोजगकोई अभिलेख का क्या किया गया, निर्माण करवाया गया। ठीक है, ये जो है ये बोजगकोई अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ, तो एशिया माइनर या मध्य एशिया से प्राप्त हुआ। ठीक, इसमें वैदिक संस्कृति या संस्कृत का उल्लेख मिलता है, या संस्कृत भाषा का भी प्रयोग देख सकते हैं। अब देखिए इसमें इस बोजगकोई अभिलेख में इससे भी क्वेश्चन पूछता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे। जैसे कि पूछता है कि बोजगकोई अभिलेख में किन किन देवी देवताओं का उल्लेख है या नहीं है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बोजगकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख, ये 4 देवता जो हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। और वनडे एग्जाम में आपको पूछ लेता है कि अगर मान लीजिए कि इन तीनों चारों ऑप्शन में कोई 3 दे दिया और एक कुछ अलग दे दिया, तो बोल देगा कि इनमें से बोजगकोई अभिलेख में इन देवताओं का उल्लेख नहीं मिलता है, किन देवता का उल्लेख नहीं मिलता है। तो 3 तो दे दिया है, मान लीजिए इंद्र, मित्र, वरुण और शिव दे दिया, तो किसका उल्लेख नहीं मिलेगा, शिव का उल्लेख नहीं मिलेगा। या 4 ऑप्शन अलग से दे देता है और उसमें इसमें से किसी देवी देवता का उल्लेख रहता है और कह देता है कि इन चारों में से कौन से देवता का उल्लेख बोजगकोई अभिलेख में मिलता है। तो क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। आइए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, याद रखना ही है। आइए आप देख लेते हैं कुछ अशोक के अभिलेख से संबंधित बातें। तो देखिए अशोक की जो अभिलेख है 18वीं शताब्दी से इनका अभिलेख रिलेट करता है, और इसके जो है इनके जो अभिलेख हैं उसको पढ़ने का जो कार्य किया विलियम जोन्स ने एक प्रयास किया किसकी सहायता से, जर्नल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की सहायता से इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास किया। ठीक है, कब, 1784 में इन्होंने प्रयास किया अशोक के अभिलेख को पढ़ने का। ठीक है, उसके बाद इसी प्रयास में अलेक्जेंडर कनिंघम है ना, जो एक पुरातात्विक वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते हैं, इन्होंने 1924 में क्या की, अशोक के अभिलेख को बोला कि पढ़ लिया और उसको प्रकाशित अपने पहले खंड में प्रकाशित किया, और वो प्रकाशन जो किया वो अंग्रेजी में करवाया इन्होंने। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल सी इनकी नॉलेज आपको दे देते हैं। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक, जो प्रमुख अभिलेख हैं। तो एग्जामिनेशन में ये प्रमुख अभिलेखों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको आज हम देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से अभिलेखों की जो है किसके समय में, किस शासक के समय में उन अभिलेखों की रचना की, और कहीं कहीं उन्होंने किसी से करवाया भी, किसी अपने रचनाकार से रचना भी करवाई, उस समय और उस परिस्थिति के कुछ उल्लेख मिलते हैं इन अभिलेखों से। ठीक, तो आ जाइए इसमें देखते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, जो इसमें का जो प्रमुख प्राचीन अभिलेख में हाथी गुम्फा अभिलेख आ जाता है, जिसका जो है इस अभिलेख का निर्माण जो है कलिंग नरेश अर्थात खारवेल है ना के द्वारा करवाया गया। ये अभिलेख पश्चिम बंगाल से पाया गया। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख अर्थात कलिंग नरेश अर्थात खारवेल के द्वारा क्या किया गया, खुदवाया गया या इसकी रचना करवाई गई। ठीक है, आइए उसके बाद आ जाता है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा, कहीं पूछ लेता है गिरनार अभिलेख तो ये मत सोचिएगा कि वो किसी दूसरे अभिलेख की बात हो रही है। जूनागढ़ अभिलेख को ही गिरनार के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या है पूरी तरीके से संस्कृत में लिखा गया है ना, संस्कृत में लिखा गया। और इसकी जो है इसकी रचना जो है शक क्षत्रप अर्थात शक जो है शक क्षत्रप मतलब शासक नरेश है ना, राजा शक राजा जो है रुद्रदामन ने करवाया जूनागढ़ अभिलेख का जो है निर्माण। ठीक है, और किसका इसमें उल्लेख है, अर्थात उस समय चंद्रगुप्त जो है का समय चल रहा था, तो इसमें चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, और उससे संबंधित उसी समय सुदर्शन झील का भी उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये क्लियर हुआ कि जूना अभिलेख में किसका उल्लेख है, तो चंद्रगुप्त का उल्लेख है और सुदर्शन झील का उल्लेख है। इसकी रचना किसने करवाई, अर्थात शक क्षत्रप रुद्रदामन ने करवाई। ये क्लियर। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, जिसमें नासिक अभिलेख अगला है। और नासिक अभिलेख जो है गौतमी बल्लभी के जो है के द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो नासिक अभिलेख गौतमी बल्लभी के समय करवाया गया। अब आ जाइए प्रयाग प्रशस्ति। ये जो है प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एक अभिलेख माना जाता है, अभिलेख कह सकते हैं, प्रशस्ति। ठीक है, तो प्रशस्ति है जिसमें ये जो है देखिए, ये समुद्रगुप्त के समय का अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के समय का है और ये चंपू शैली में लिखा गया अभिलेख है। ठीक है, इसकी रचना हरिसेन ने की। और समुद्रगुप्त के बारे में जैसे कि आपको कहा जाता है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त बहुत ही सूरवीर एक योद्धा थे। उनकी विजयों के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में बहुत ही जो है जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रयाग प्रशस्ति को क्या किया, अकबर के समय क्या किया, अकबर ने कौशाम्बी से क्या किया, यहाँ पे आपके प्रयाग में, आपके कह सकते हैं कि अकबर के किले के पास इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को लिया, वहाँ से उठवाकर यहाँ पे स्थापित कर दिया। और इसीलिए इसका ये प्रयाग प्रशस्ति याद रहेगा, प्रयाग में है। ठीक है, तो अगर पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के समय का है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने इसके समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है और अकबर ने इसे यहाँ प्रयाग में ले आके स्थापित करवा दिया। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद जो प्रयाग प्रशस्ति से क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए उदयगिरी अभिलेख। उदयगिरी अभिलेख जो है इस प्रयाग प्रशस्ति के बाद है, जिसका जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का ये क्या है, उदयगिरी अभिलेख है। उसके बाद भीतरगांव अभिलेख। भीतरगांव जो है कहाँ पे है, कानपुर देहात में पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भीतरगांव का जो मंदिर है वो भारत का सबसे प्राचीन मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो भीतरगांव जो है, भीतरगांव यहाँ पे अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का इसमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है भीतरगांव जो है अभिलेख में। ठीक है, उसके बाद जो प्रमुख अभिलेख है, एरण अभिलेख भी बहुत पूछा जाता है। एरण अभिलेख अर्थात ये एमपी से प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश से। इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है एरण अभिलेख में, कि इससे पूछता है कि सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है। तो हम क्या कहेंगे कि सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है या एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कुछ है और प्रमुख आपके अभिलेख। उसके आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं क्लास को। क्लास थोड़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं, आप आराम से देखिए, समझिए। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य ही है कि ये जो हमारी क्लास है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूं। और अभी इसके आगे भी हमें और भी पढ़ना है अशोक के अभिलेख को, कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, इतना तो मैं कह सकती हूँ। ठीक है, तो आ जाइए मेहरौली अभिलेख को देख लेते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख मिलता है मेहरौली अभिलेख में। और उसके बाद आता है गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है, जिसमें हेलियोडोरस का इसमें क्या मिलता है, हेलियोडोरस का उल्लेख मिलता है। एहोल प्रशस्ति भी इम्पोर्टेंट है, जो पुलकेशिन द्वितीय का उसमें उल्लेख मिलता है और इसके रचनाकार रवि कीर्ति हैं। ठीक है, एहोल अभिलेख के रचनाकार रवि कीर्ति हैं और उल्लेख किसका मिलता है, पुलकेशिन द्वितीय का मिलता है। ठीक है, वैसे ही देवपाड़ा अभिलेख है जो विजय सेन का उसमें उल्लेख मिलता है, जो बंगाल से प्राप्त हुआ। ठीक, अयोध्या अभिलेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख मिलता है। वैसे ही ग्वालियर अभिलेख का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि राजा भोज जो हैं, राजा भोज का इसमें उल्लेख मिलता है। और लास्ट आपका मंदसौर अभिलेख आता है, जिसमें यशोवर्मन का उल्लेख मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख अभिलेख एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हमने आपको प्रमुख अभिलेख बताएं, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। दूसरी चीज़ ये है कि अशोक के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे कि अशोक ने
बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, उसमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनके अभिलेखों में बौद्ध धर्म का उल्लेख मिलता ही है। आपको पता होना चाहिए कि कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोक एक बहुत ही सूरवीर और बहुत ही प्रतापी योद्धा थे। कलिंग युद्ध के बाद इतने सारे खून खराबा देख के, हजारों लाखों की संख्या में लोगों की हत्या देख के उनका हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया और उन्होंने हिंसा को त्याग करके अहिंसा को अपनाया और अपने जितने भी अभिलेख में उन्होंने रचना करवाई है उसमें कहीं ना कहीं धर्म का बहुत ही, अपने धर्म को उन्होंने धम्म के नाम से उल्लेख करवाया और उस धर्म में अहिंसा अर्थात बौद्ध धर्म का पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करवाया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम आपको आज थोड़ी सी बेसिक सी अशोक के बारे में बता दिए। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि हमारे अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, अशोक के अभिलेखों से बातें होंगी और अशोक के प्रमुख जैसे कि अभिलेख में और उसमें जैसे कि उसमें नंबर वाइज जैसे कि 1 2 3 4 करके 13 अभिलेख उनके हैं जो उन्होंने खुदवाए। ऐसे तो 40 जगह से उनके अभिलेख प्राप्त हो, 40 से अधिक जगहों से, लेकिन 13 धम्म जो उन्होंने लिखवाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को कुछ चीज़ें नई, कुछ जानकारियाँ मिली होंगी और एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उससे भी आप लोग आज इंटरेक्ट हो पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभिलेख ही हमारा चलेगा और अशोक के अभिलेख को हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।